अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं दुनिया टेलीविज़न की खुसूसी नशरियात। आज मुकम्मल हो गया है वो अमल जो 11 मई से शुरू हुआ था। एक हुकूमत जाने के बाद फिर इलेक्शन हुए और आज तमाम असम्बली यानी चार सूबाई असम्बलियों और एक वफाकी और यानी कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिए हैं तमाम मेंबरान ने, और हत्ता के कुछ जगह पे स्पीकर और वज़ीर आला भी आ चुके हैं। और कौमी असम्बली के बारे में आपको मालूम है कि अयाज सादिक को स्पीकर के तौर पर नामजद किया है PMLN यानी अक्सरियती पार्टी ने, और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को नामजद किया है डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए। ये सूरत हाल है अब तक की ताज़ा तरीन। और इसके अलावा अब वो दिन भी आ पहुँचे हैं कि जब इन असम्बलियों का और इन असम्बलियों की कोख से जन्म लेने वाली हुकूमतों का इम्तहान भी शुरू हो चुका है। वो लंबे लंबे बड़े बड़े दावे जो अब से कुछ अरसा पहले तक किए जा रहे थे, वो दावे अब हकीकत के मैदान में कितना ठहरेंगे, ये सवाल अब से सिर्फ चंद घंटों के फासले पर इसके जवाब मिल जाएंगे जब उन लोगों का तयन हो जाएगा जिन्होंने इस हुकूमत के कलीदी ओहदे संभालने हैं। नामजद तो हो चुके हैं वह हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी पार्लिमानी पार्टी इसकी तौसीक भी कर चुकी है अपनी पार्टी के फैसले की, और आइंदा 3 दिन में वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर मुतमक्कन भी हो चुके होंगे। और उस वक्त बिजली, अमूर खारजा, मुईशत कि वो सवालात और वो इतराज़ात जो अपनी इलेक्शन कैंपेन में वो उठाते और करते रहे हैं अब उन पर होना शुरू हो जाएंगे। और अब देखना यह है कि ये हनीमून कितना अरसा चलेगा और कब दुरुस्त किस्म से सबूतों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सवाल और एतराज़ आना शुरू हो जाएंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पर हमारे साथ मौजूद है जनाब हसन अस्करी साहब, इम्तियाज़ आलम साहब, और कराची में हमारे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब। अस्करी साहब से मैं शुरू करता हूँ। अस्करी साहब, कौन से चैलेंजेस हैं जो जिन्होंने क्लेम्स तो किए बहुत बड़े बड़े अपनी इलेक्शन कैंपेन में, जिनसे मीट करना जिनको अब ज़रा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, बल्कि उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनमें काफ़ी हमें इस वक्त जो है कमी नज़र आ रही है। और चैलेंज जो बुनियादी है वो है, उसकी बड़ी हेडिंग हम कह लें इकॉनमी है। फिर इकॉनमी के कई शोबे बनते हैं जिसमें टैक्स, GDP का रेशो की इशू है। फिर इकॉनमी को डेवलप करना कि आपके यहाँ आप नई जॉब्स क्रिएट कर सकें। इसके साथ फिर एनर्जी के इशू आ जाता है। फिर एनर्जी की भी 3 डायमेंशंस हैं जिनको इन्हें एड्रेस करना होगा। इससे ज़रा संभलते हैं तो इन सब को घेरा हुआ है वो टेररिज्म के इशू ने, और इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म का इशू है जो पिछली हुकूमत को भी हॉन्ट करता रहा है, इस हुकूमत को भी हॉन्ट करेगा। तो देखना यह है कि ये जो 3 बुनियादी मसले हैं इनके लिए क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये तीनों मसले इंटरलिंक्ड हैं आपस के अंदर। ये नहीं हो सकता कि एक को आइसोलेट करके आप कहें पहले हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इलेक्शन के ज़माने में तो आप बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से वादे कर सकते हैं और होता है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन के बाद एक हकीकत पसंदाना रवैया जो है वो इख्तियार करना पड़ता है। इम्तियाज़ आलम साहब, पिछली गवर्नमेंट जो थी, जैसे अभी हसन अस्करी साहब फरमा रहे थे, पिछली गवर्नमेंट तो खैर मखलूत एक हुकूमत थी, उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, एक पार्टी नहीं थी कि वो आसानी से कोई फैसला कर सकती, ना वो बिजली पे कर पाई, ना वो मीशत पे कोई फैसला कर पाई, और इस तरह के दीगर बहुत से इशूज़ हैं। तो क्या ये मौजूदा हुकूमत जिसके पास एक इतनी मेजॉरिटी है, क्या बात हो रही है कि मोर देन 190 लोग जो हैं वो आपके जो वज़ीर आज़म साहब को यानी मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे होंगे असम्बली में, तो क्या ये गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा आसानी से फैसले कर सकेगी? मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ को बड़ा वाज़ा मैंडेट मिला है। उन्हें जो उनके अपने इत्तेहादियों समेत कोई 220 से ज़्यादा वोट मिलेंगे। अच्छा, अगर उनके साथ जमीयत उलमा इस्लाम में चली गई और पीपल्स पार्टी में उन्हें वोट दे दिया तो फिर वो 270-280 के करीब चले जाएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ लगता है अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। ये उन तमाम तजजियों के बरखिलाफ है कि जी मोहल्लक असम्बली आएगी। जो पंजाब में कामयाबी हासिल की है मियाँ साहब ने, वो बड़ी हैरत अंगेज है। ये 97 में भी हुआ था, बिल्कुल, और उन्होंने पंजाब में 49% वोट हासिल किए हैं, जिसे आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का मरकज़ है या रूलिंग क्लासेस का, हुक्मरान तबकों का मरकज़ पंजाब है। और इसमें भी उन्हें मैं देख रहा हूँ कि 152 नशिस्तें मिली हैं मियाँ साहब को पंजाब से, और कितनी है टोटल पंजाब में? 183।
इतनी बड़ी उन्हें एंडोर्समेंट मिली है और 16 बाकी सूबों से मिली। पंजाब में 183 सीटें जी ठीक है। टोटल की टोटल जी ठीक। और बाकी सूबों से भी उन्हें 16 नशिस्तें मिली हैं और हर जगह से मिली है, कहीं से ये नहीं है कि नुमाइंदगी न हो। बलूचिस्तान से भी अब उनकी 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें हो गई, तो मियाँ साहब को एक अच्छा मैंडेट है। दूसरा मसला ये है कि सेनेट में मियाँ साहब की बहुत अकलियत है और पीपल्स पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टीज को वहाँ पे काफ़ी भारी हाथ होगा और उन्हें उनके साथ मिलकर चलना होगा। कोई कानून नहीं, कोई चीज डक कर सकेगा सेनेट? हाँ, कोई कानून पास नहीं हो सकता बगैर सेनेट। डिले कर सकता है ज्यादा से। नहीं, सेनेट नहीं, वो आप बात कर रहे हैं मालियाती बिल की जी। कोई कानून सेनेट के बगैर पास नहीं हो सकता और मियाँ साहब की पार्लियामेंट में इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो मुश्तरका इजलास में ले जाके अक्सरियत हासिल कर सके। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये मैंडेट तो वादा है वफाकी सतह पे और पंजाब में, लेकिन बाकी 3 सूबों में ये मैंडेट दूसरी तरह का है, स्प्लिट मैंडेट है कि पीपल्स पार्टी अकेली हुकूमत बना पाई है, जिस तरह पंजाब में PMLN, इस तरह पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने और कौमी वतन पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई है। अब ये जो 2 सूबे हैं बड़े अहम हैं, खासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान पख्तूनख्वा। सिंध कराची में अमन व अमान के हिसाब से है, वो नहीं आता कराची में, तो मईशत का जो ख्वाब है मियाँ साहब को बहाली का वो रह जाता है। और अगर दहशत गर्दी के हवाले से आपने करना है तो पख्तूनख्वा की हुकूमत अगर वैसे ही पोजीशन ले रही है जैसी इमरान खान ने ली है या जैसे तो चंद घंटे पहले तक थी, और जो जैसे कि खटक साहब बड़े संजीदा और बड़े जहांदीदा सियासी वर्कर हैं, बड़ी पार्टियों में रहे हैं, मैं उन्हें जानता हूं, उन्होंने भी कहा कि हर महाज पे हर वक्त लड़ेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। आप देखते रहिए दुनिया की खुसूसी नशरियात। दुनिया टीवी की खुसूसी नशरियात जमहूरियत, रास्ता और मंजिल में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हसन अस्करी साहब और इम्तियाज़ आलम साहब से जो बात हो रही थी वो ये थी कि चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं इस वक्त PMLN की गवर्नमेंट के सामने और मौजूदा पार्लियामेंट के सामने भी, और लेकिन जो हुकूमत का मैंडेट है वो अपनी नवीयत में महदूद नजर आता है कि उसकी नेचर जो है वो ज़्यादा सूबाई है। एयाज अमीर साहब हमारे साथ कराची में मौजूद हैं। एयाज अमीर साहब से भी बात करते हैं। एयाज अमीर साहब, चैलेंजेस बड़े, मैंडेट अपनी नवीयत में सूबाई, क्या कैपेसिटी है PMLN में कि अक्रॉस द बोर्ड सारे लोगों को इकट्ठा करके उन नताइज तक पहुंचा जा सके, वो पॉलिसियां बनाई जा सकें जो इंप्लीमेंट भी हों और फिर उनके नताइज भी सामने आए? नहीं, आप कह रहे हैं कि ये भी मैंडेट कम है और इससे ज्यादा कौन सा मज़ीद? नहीं, ये इम्तियाज आलम साहब का आर्गुमेंट है कि सूबाई नवीयत का है कि महदूद है जोग्राफिकली। मैंने ये नहीं कहा ऐसे देखें जी, जोग्राफिकली चाहे एक सेंटर से आ जाए, नेशनल असेंबली में उनके पास अक्सरियत है या नहीं है? बिल्कुल है। जो सबसे बड़ा सूबा है उसके ऊपर मुकम्मल गिरफ्त है या नहीं है? ये और तो अब बहाना कोई मज़ीद रह नहीं जाता कि कारकर्दगी हो सकती है या नहीं। अब इनकी अकल और दानिश और हिम्मत पहले इदराक पे है, मामलात पे, और जल्दी जल्दी से करें। लेकिन ये ढीला ढाला जैसे हमारा माशरा है, जैसे हमारा कल्चर है, बातें हम ज़्यादा करते हैं, काम की हमारी सलाहियत इज्तमाई तौर पे बहुत महदूद है, अगर वही रही तो हम फिर बातें ही करते रहेंगे और ये कहेंगे हमें यहाँ पे था और हमें वहाँ पे था और ये हमारी कमज़ोरी थी। अब कोई बहानों की गुंजाइश ये जो हुकूमत आई है इसके पास बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये तनहा अपनी कोई भी पॉलिसी जिसमें खा KPK को शामिल करें या ना करें, सिंध को शामिल करें या ना करें, तनहा अपनी पॉलिसी बनाए और उसको इम्प्लीमेंट कर दे। नहीं, ये कौन सी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, टैक्सेशन बढ़ाना चाहे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मजबूत करना चाहे, जो लोड शेडिंग है इसके बारे में फैसले करने चाहे, इनको कौन सी किसी की तायीद ज़रूरत है? अगर अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान के साथ ये मामलात तय करना चाहते हैं, कौन इन्हें रोक सकता है? हर चीज़ इनके पास है। तो जब ये तो जी फेडरेशन में कहीं भी नहीं होता। जो अमेरिका वो ओबामा कोई पॉलिसी करता है वो कोई रेफरेंडम तो स्टेट्स में नहीं कराता कि ये है ही नहीं, वो ही इज द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट है, सरकार है। और हमारे पास तो मुश्तरका मफादात की कौंसिल का भी एक इदारा है ना, जिसमें 3 वज़राए आला इस पार्टी के नहीं होंगे। देखिए उससे इम्कानी तौर पे जो बलूचिस्तान में सूरत हाल बन रही, देखिए वो इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहली बात तो एयाज अमीर साहब की बिल्कुल सही है कि जो तो हैं फेडरल सब्जेक्ट्स
اس میں ڈیفینیٹلی ان کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں رہے گا کیونکہ ان کا مینڈیٹ بڑا ہے. صوبہ پنجاب بھی ان کے پاس ہے, لیکن ان کے مینڈیٹ میں ایک پرابلم ہے. وار اینڈ ٹیرر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک بات کہہ دوں پھر آتا ہوں. ایک پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو 90% سے زیادہ سیٹیں پنجاب سے ہیں, اس سے پرابلم آپ کو یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو فیڈرل لیول پہ ریپرزنٹیشن پروونسز کو دیتے ہیں وہاں ان کے لیے پرابلم بن جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس پارلیمنٹرین دوسرے صوبوں سے کم ہے. اب آئے وار آن ٹیررزم پہ. اب وار آن ٹیررزم کی پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ان میں جو ہماری پارٹیز ہیں, یہ جو پی ایم ایل این ہے یا پی ٹی آئی ہے, ان کے ہاں بڑا سمپلسٹک اور نائیو ویو ہے وار آن ٹیررزم کا. یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہے نا یہ ناراض لوگ ہیں, تھوڑے سے مس گائیڈڈ بھی ہیں, اور ہم ان کو مین سٹریم میں لے آئیں گے. اصل میں امریکہ, وہی جو ہماری پرانی تھیم ہے کہ اصل میں امریکہ جب یہاں سے چلا جائے گا تو پھر یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اول تو امریکہ 100% یہاں سے جا نہیں رہا, وہ افغانستان میں ایک لمیٹڈ پریزنس رکھے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف ناراض لوگ نہیں ہیں, ناراض ضرور ہیں, لیکن یہ ایک نظریاتی جدوجہد بھی ہے, ایک نظریاتی تنظیم بھی ہے, ایک خاص تصور حیات اور تصور معاشرت اور تصور سیاست رکھ کے یہ تنظیم چلتی ہے. اور اس ایجنڈے کو کس طرح آپ انکارپوریٹ کریں گے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. تو اب اس لڑائی میں, اس جنگ میں کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی شمولیت اور مذہبی ایلیمنٹ کی شمولیت کے بغیر کیا پی ایم ایل این موو کر سکتی ہے؟ دیکھیے گفتگو تو پی ایم ایل این کرے گی اور کرنی بھی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ الیکشن میں مینڈیٹ ملا, سب کو آن بورڈ لینا پڑے. دیکھیں مینڈیٹ ملا ہے, اس وقت وہ پارٹیاں جیتی ہیں جو طالبان کی طرف ہمدردانہ رویہ رکھتی ہیں, گفتگو کے حق میں ہیں. تو جب پبلک نے ووٹ دے دیا ہے تو ان کو اس کی ٹرائی کرنی چاہیے, گفتگو کرنی چاہیے. لیکن گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ فریم ورک کیا ہوگا گفتگو کا. اس سلسلے میں اگر دوسری پارٹیوں سے بھی گفتگو کر لی جائے, جس طرح جو کہ اس کیمپین میں کامیاب نہیں ہوئی, ان سے بات کر لی جائے تو بہتر ہوگا. بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کس فریم ورک میں بات کریں گے, اور جو پرپوزل مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یا سمیع الحق کی طرف سے آئی ہے, اگر وہ پرپوزل پہ چلیں گے تو پھر تو آپ پریزنٹ کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں گفتگو نہیں کر سکیں گے. امتیاز عالم صاحب جی, مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے. جو مذہبی جماعتیں ہیں انہیں بہت خوفناک شکست ہوئی ہے. 5.3% ووٹ ہیں جماعت اسلامی کی اور جمعیت علماء اسلام کی کمبائنڈ. جی ہاں, اور متحدہ دینی محاذ جس میں ساری وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جن پر بندش لگی ہوئی ہے, جو بین ہیں, اور انہیں بھی 3.5 لاکھ ووٹ ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو طالبان کی کھلی حامی جماعتیں انہیں شکست ہو گئی ہے, اور طالبان جو کہ پاکستان میں انتخابات روک رہے تھے, 55% عوام نے ووٹ دے کر ان جمہوریت کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اور باقی لوگ جو ووٹ ڈالے نہیں گئے وہ بھی ان کے حامی نہیں ہیں. یہ کہا جائے کہ جی وہ باقی ان کے حامی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی مشرف کی پالیسی میں تبدیلی لائی جائے, مشرف کی پالیسی پہ اعتراض کیا ہے آپ کا؟ کیا یہ اعتراض تھا کہ وہ دوغلی تھی, اوپر کچھ اور اندر کچھ, یا یہ اعتراض ہے کہ بھئی آپ مشرف نے کچھ طالبان کے خلاف کارروائی کی اور امریکہ کے ساتھ شامل ہو گئے اور آپ طالبان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ طالبان کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ افغانستان اور خطے اور دنیا کے ساتھ تصادم کے راستے پہ جائیں گے؟ پھر میاں نواز شریف کا ایجنڈا تو خطے میں امن کا ہے اور معاشی ترقی اور تعاون کا ہے. وہ چاہ رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ معاملات کرنا بھی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی علاقے کو استعمال نہیں کرنے دیں گے, کسی نیبر کے خلاف, ہمسائے کے خلاف, یا کسی بھی کے خلاف. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو کیا پاکستانی شہری جب مارے جائیں گے اور خٹک صاحب جو ہیں چیف منسٹر ہوں گے, جب پشاور میں دھماکے ہوں گے, اسکول اڑیں گے, بچوں پہ حملے ہوں گے, مسجدوں پہ حملے ہوں گے, تو وہ کیا کہیں گے کہ طالبان ہمارے جگر گوشہ ہیں اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں, وہ امریکہ سے ناراض ہوئے ہیں, مار رہے ہیں پختون بچوں کو, مار رہے ہیں پختون بچیوں کو, مار رہے ہیں کراچی میں. عالم صاحب, ہماری قومی اسمبلی کچھ ایسی قراردادیں پاس کر چکی ہے جن کا حصہ خود ایاز امیر صاحب اس وقت اسمبلی میں موجود تھی, جن میں ڈرون اٹیکس ایاز امیر صاحب بند کرنے کا کہا, جن میں یہ کہا کہ جناب امریکہ فوری طور پہ نکل جائے, کچھ اس طرح کی چیزیں سجیسٹ کی گئیں, اور اس طرح کے جو اقدامات حکومت کے لیے کہے گئے, اور پھر پی ایم ایل این نے بڑی تنقید بھی کی. کیا وہ قراردادیں اب پالیسی کا بنیادی پتھر ہوں گی؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. جو پچھلی اسمبلی نے ان معاملات پہ
रियल सिचुएशन से कतई नज़र हो कि खामखा ये ख्याली पुलाव बनाते रहे थे, मुत्तफिका तौर पे बने थे, इन रेजोल्यूशंस में हुआ, मुत्तफिका तौर पे रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशंस में हुआ, उसमें नून लीग ने भरपूर हिस्सा दिया था इस कंफ्यूजन फैलाने में। ड्रोन अटैक्स के बारे में सही आप बात तो कर लें, ड्रोन अटैक्स हो कहाँ नहीं है, ज्यादातर हो रही हैं शुमाली वजीरिस्तान में, जो खित्ता आपके कंट्रोल में है ही नहीं, जहां पे ना सदर ममलिकत जा सकते हैं, ना ये नेगोशिएशंस के जो बड़े चैंपियन हैं वो जा सकते हैं, ना इमरान खान जा सकते हैं, ना कोई PMLN का इमरान खान ने तो जाने की कोशिश की थी, तो फिर तो कौन सी फिर आप सॉवरेंटी की बात कर रहे हैं? पहले कोई थोड़ा सा कोई अपने साथ ऑनेस्ट तो हम होना, ये खामखा के नारे हम लगा रहे हैं, खास तौर पे ये PML नून के आदमी, ये जो PTI के लोग हैं कि जी ड्रोन हमलों से सारा कुछ ये होता है, उससे इतनी हॉस्टिलिटी पैदा होती है। क्या यही सिचुएशन है? वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ ड्रोन हमलों की वजह से हैं? आप वहां के पख्तूनों से बात करें, वो तो कहेंगे, जो दरबदर हुए हैं शुमाली वजीरिस्तान से, वो तो कहेंगे कि पहाड़ों पे सिर्फ एक चीज ही जा सकती है। जी आजमीर साहब, हम गुफ्तगू फिर यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद आप यहां से भी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ फिर हम सूबों के साथ ताल्लुकात के इम्कानी ताल्लुकात जो हैं उनके, सिंध के साथ कैसे ताल्लुक होगा, फिर KPK से वफाकी हुकूमत का क्या ताल्लुक होगा, बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए दुनिया TV की खुसूसी ट्रांसमिशन जमहूरियत, रास्ता और मंजिल। दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जमहूरियत, रास्ता और मंजिल में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं नई असम्बलियों के सामने जो चैलेंजेस है और नई हुकूमत को जो दरपेश चैलेंजेस है उन पर, और एक चैलेंज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट वो है बलूचिस्तान के मामलात को न सिर्फ दुरुस्त करना है, वहाँ पर पहाड़ों पे गए हुए लोगों को वापस लाना है, बल्कि वहाँ पर एक पॉलिटिकल हार्मनी भी इस वक्त इन क्वेश्चन है कि वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हम आहंगी नज़र नहीं आ रही। हत्ता कि खुद PMLN के अंदर भी कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने पहले वज़ीर आला बनने का दावा किया और अपने दावे की तस्दीक के लिए वो आए जब रायवेंट, तो यहाँ से उन्हें टक्का सा जवाब तो नहीं मिला, लेकिन बहरहाल उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और अब फिर एक दफ़ा वहाँ पर वजारत आला का एक क्वेश्चन जो है वो एक सियासी बहरान का पेश खैमा बनता हुआ नजर आ रहा है। इम्तियाज़ आलम साहब, बलूचिस्तान में कौन, वहाँ पे जो वज़ीर आला का मसला, मेरा ख्याल है उनका फैसला हो गया है। कौन? लेकिन वो फैसला लाहौर में उसका ऐलान नहीं करना चाहते थे। अच्छा, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हसासियत है कि बलूचिस्तान के फैसले पंजाब या लाहौर में ना हों। लेकिन जो बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है कि पंजाब के लीडर को वहाँ पे बड़ी पजीराई मिली है मियां नवाज शरीफ को। ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैं जब कोयटा गया तो मैंने देखा, और ये वजह है कि मियां साहब की पार्टी को 5% वोट लेने के बावजूद उनके पास 17 सीटें हो गई। और बलोच ऐसे इलाके, लेकिन जो बड़ी पार्टी है वहाँ पे वो है पख्तूनों में उभर आई है, पख्तूनख्वा मिली वही पार्टी, उन्हें 25% वोट मिले हैं और उनके पास 14 नशिस्तें हैं और नेशनल पार्टी के पास 10 हैं। ये 24 का ब्लॉक हो गया है। इनके साथ BNP भी इनके साथ जाएगी, जो अगर गई तो ये जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है मैंगल साहब की, ये 26 हो जाते हैं। और अगर ये इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम से बात कर ली तो फिर मुस्लिम लीग N को अपोजिशन में बैठना पड़ जाएगा। तो मियां साहब ने सही फैसला किया कि PMLN का चीफ मिनिस्टर न हो, जिस पर बहुत ज्यादा मालिक बलोच का नाम आ रहा है। मालिक इन्होंने एक भूतानी साहब का नाम भी तजवीज़ किया है, ज़हरी साहब ने, जो इनके फ्रंट मैन होंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट वैसी ही होगी अगर ज़हरी साहब चीफ मिनिस्टर बन गए जैसे रईसानी साहब की थी, फिर वही लूटमार होगी हमारे साथ। लेकिन बेहतर यह है कि अगर आपने बलोच रेडिकल्स से बात करनी है, जो उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया, इलेक्शन पे हमले किए, लोगों को रोका, और आपको मालूम नहीं कि जो बलोच कॉम्परस पार्लिमानी कॉम्परस हैं जो कि पार्लिमानी रास्ता ले रहे हैं, जैसे NP है या BNP है, इन लोगों ने बड़ी हिम्मत की। BNP तो बाइकआउट कर रही है। नहीं, वो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। बड़ी बात थी कि मैंगल जो है वो आए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। और दूसरी बात ये कि बड़ी बात थी कि नेशनल पार्टी ने हिस्सा लिया। इन पे बहुत बड़ा दबाव था कि आप काकर साहब हैं PMLN के, जो कोयटा से हमारे साथ मौजूद है। जी अनवार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अनवारुल हक साहब, ये बताइए किसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान? क्या पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है? यूं लग रहा है कि जैसे क्राइसिस का शिकार हो गई PMLN। थैंक यू फॉर हैविंग मी हबीब साहब।
मैं स्लाइटली डिसएग्री करूंगा, कोई क्राइसिस का शिकार नहीं, लेकिन एक लेवल ऑफ एंजाइटी नेशनलिस्ट में भी है और पीएमएनएल के कैडर्स में भी है। आप कैसे कह रहे हैं? सनाउल्लाह जहरी साहब खुद टीवी पे आकर कह चुके हैं कि मैं जनाब उम्मीदवार हूं वजारत आला का और वजारत आला उन्हें नहीं मिल रही। ये किसको मिल रही है इसका डिसीजन अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, उनको मिले या ना मिले ये तो एक सेकेंडरी इशू है। पहले एक प्रिंसिपल पे एक एग्रीमेंट हुआ है, एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन में नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और पीएमएलएन ये जॉइंटली गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। अच्छा, इसका लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा इस पे कंसेंसस अभी तक डेवलप नहीं हो रहा। तो बीएनपी भी तो आपकी हलीफ ही पार्टी थी ना, बीएनपी इस वक्त बायकॉट पे खड़ी है। बीएनपी ने आज हल्फ नहीं लिया जी, बीएनपी ने आज हल्फ नहीं लिया। उनकी पोजीशन जो है वो कैटेगोरिक अंदाज में पता नहीं लग रही है कि वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में क्या पोजीशन लेगी। तो वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में गालिबन इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। रादर वो एक एजिटेटिव मोड में गए हुए हैं। जब असेंबली का सेशन चल रहा था तो उन्होंने प्रेस क्लब के सामने धांधली के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे, उन्होंने हल्फ नहीं लिया। तो उनका जेस्चर थोड़ा सा बाकी नेशनलिस्ट ग्रुपों की निस्बत डिफरेंट है। अच्छा, लेकिन अख्तर जान मेंगल को मियां नवाज शरीफ के जरा करीब समझा जाता था थोड़ा सा, कि शायद उनके कहने पे और उनकी परसुएजन पे वो वापस भी आए हैं और आइंदा गवर्नमेंट में भी उनका एक किरदार होगा। देखिए जी, मियां नवाज शरीफ साहब और अख्तर मेंगल की कुर्बत जो है वो रोज़े रोशन की तरह आया है और मियां साहब मेरे अपने कमफहमी में उनको कतअन इग्नोर नहीं करेंगे किसी भी डिसीजन मेकिंग में, वेदर ही इज पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट और नॉट। एक बात मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि जहरी साहब ने के साथ बड़ा जुल्म हुआ, उनका बेटा, उनका भाई, बीएनपी से झगड़ा हुआ मारे, लेकिन उन्होंने केस जो दर्ज कराए मेंगल के खिलाफ और मर्री के खिलाफ। अब अगर जहरी साहब को बनाया जाए तो इसका मतलब है कि आपने दो बड़े कॉम्प्रेस ग्रुप्स को, मर्रियों को और मेंगल्स को, इस हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया। जी बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूं कि उनके चांसेस कम हो गए हैं और होना ऐसा चाहिए जैसे डॉक्टर मालिक हैं, मिलनसार हैं, मिडिल क्लास के हैं, सियासी वर्कर हैं, बात कर सकते हो लोगों के साथ भी जो कि धारे में नहीं आए और जो कि कहते हैं कि इलेक्शन का फायदा कोई नहीं है, ये हम सब करके देख चुके हैं, लड़कर लैदा हो जाओ। उन लोगों को वापस अगर लाना है तो उनसे भी डॉक्टर मालिक जैसे लोग जिनके कॉम्प्रेस क्रेडेंशियल्स हैं वो बात कर सकते हैं। लेकिन जहां पे कबायली असबियतें ज्यादा हों, क्या इसके बावजूद के नहीं, डॉक्टर मालिक साहब जैसे अगर आप लोग देखिए आ भी 3 जाएं पार्टियों आगे? में इत्तेफाक है जी, वहां अगर जमहूरी तौर फैसला कर लिया जाए तो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने तो प्रपोज कर दिया डॉक्टर मालिक का नाम और उनकी अक्सरियत बनती है अगर ये 17 लोग भी मान लिए जाएं। और फिर आप देखिए कि परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से किसके ज्यादा हक बनता है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, लेकिन वहां पे बलोच चीफ मिनिस्टर चाहिए। लिहाजा उन्होंने प्रपोज कर दिया है कि बीएनपी नेशनल पार्टी का हो जो बंदा है जी, वो चीफ मिनिस्टर हो। जी अनवारुल हक साहब, जनाब आप बता रहे थे हमें कि, और अभी इम्तियाज आलम साहब ये बता रहे थे कि वहां पे अगर मालिक साहब आ जाते हैं, मालिक बलोच साहब आ जाते हैं, डॉक्टर मालिक, तो फिर बेहतर सूरत हाल बन जाएगी, लोगों से डिस्कशन आसान हो जाएगी। मालिक साहब का राब्ता हमसे मुनक़ता हो रहा है और आप वापस स्टूडियो एयाज अमीर साहब की तरफ चलते हैं। एयाज अमीर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सूबों के और वफाक के जो ताल्लुकात हैं अब वो किस नहज पे जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इश्यूज जो हैं बलूचिस्तान का मसला है, पर इनको इनकी दानिश से ज़्यादा ये मसला नहीं होना चाहिए और किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे। लेकिन बलूचिस्तान का मसला जो है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन से बहुत बड़ा है। उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उसमें अप्रोच मियां नवाज शरीफ की ये जो गवर्नमेंट आ रही है क्या है, फ़ौज से कैसे बात करते हैं, फ़ौज को कैसे कन्विंस करते हैं कि भाई बलूचिस्तान के मामलात जो हैं जैसे भी असेंबली है, जैसे भी गवर्नमेंट हो, उसके रहमो करम पे छोड़ दें। आप मुदाखलत जो है रेंजर्स के ज़रिए, फ्रंटियर वो जो कंस्टेबलरी वगैरह जो फ्रंटियर कोर वगैरह जो हैं उनके ज़रिए ना करें। ये उस लेवल पे होगा, ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का नहीं होगा। जहाँ पे फ्रंटियर का ताल्लुक है KPK का, वहाँ पे ये वॉर ऑन टेरर के बारे में तो दोनों जो हैं एक ही कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो शुरुआत में तो कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं तो बड़े क्लियर है, ड्रोन गिरा दें या रोक दें।
वो तो बड़े क्लियर है, एक पार्टी तो बहुत क्लियर है। पर उनका ब्रॉड पैरामीटर्स ये हैं जी, मुज़ाकरात हों, अमेरिका की जंग है, अमेरिका से आप वो छुटकारा हासिल कर दें तो अमन और शांति यहाँ पे आ जाएगी। दोनों जमातों का ब्रॉड पैरामीटर्स में स्टैंड ये है। अब वो डिटेल पे थोड़ा वेरी करते हैं। मुजाहिदाना प्रपोजल इमरान खान का ज़्यादा है कि हम होते तो ये ना होता और ड्रोन्स को हम ये कर देते, लेकिन वो जो टेस्ट ऑफ रियलिटी दोनों को आएगा तो शायद उसमें फिर इनका हकीकत जब सामने आएगी तब भी इनके जहन जो है थोड़े चेंज हो सकते हैं। रिटोरिकल पोजीशंस तो इनकी यही रहेंगी। जी अयाज ज़मीर साहब, एक ब्रेक का वक्त फिर आ गया है, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए दुनिया की खुसूसी ट्रांसमिशन जमहूरियत, रास्ता और मंजिल। जमहूरियत, रास्ता और मंजिल दुनिया टीवी की खुसूसी नशरियात आप देख रहे हैं, और हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि सूबाई हुकूमतों से किस तरह के मामलात होंगे, तो बलूचिस्तान पर बात कर रहे थे। लेकिन एक ट्रिकी मामला जो होगा वो ये है कि पीटीआई की क़यादत में चलने वाला केपीके और वफाक में पीएमएलएन की गवर्नमेंट, और दोनों के दरमियान जो रिसेंटली इलेक्शन में बदमज़गी और फिर दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, क्या वो इन्हें इस काबिल रखेंगे कि एक दूसरे के करीब आए? देखिए, वो मेरा ख्याल है कि डुअल ट्रैक पॉलिसी हमें नज़र आएगी। एक तरफ पीटीआई जो है वो अपना राइवल समझती है पीएमएलएन को, तो वो एक प्रेशर बिल्ड करती रहेगी और पीएमएलएन वाले उन पे करेंगे, लेकिन उसके अलावा कोऑपरेट भी वो करेंगे, इसलिए कि वो कौन से एरियाज हैं जहां पे कोऑपरेट कर सकते हैं? देखिए, कोऑपरेशन में मसलन देखिए ना, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है। मसलन पानी का मसला है, ये इंटर प्रोविंशियल इशू है जिसमें सिंध भी आ जाता है, बलूचिस्तान भी आता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी है, मसलन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी में पेमेंट की जाती है केपी गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, वो इश्यूज चले आते हैं जिसका अभी आपने कुछ देर हुए बात की थी ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये वो इश्यूज हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हैं, और 18th अमेंडमेंट के बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का रोल बढ़ा दिया गया है। अगर प्राइवेटाइजेशन फर्ज किया मुआशी हवाले से अगर प्राइवेटाइजेशन करना पड़ती है, हाँ, तो भी आपको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना पड़ेगा? नहीं, वो जरूरी नहीं है। स्ट्रेटेजिक एसेट्स की देखिए, वो डिपेंड करता है किस चीज की आप कर रहे हैं। अगर तो फेडरल गवर्नमेंट का एक अपना है, फर्ज किया स्टील मिल की कर रहे हैं, देखिए स्टील मिल के लिए तो फेडरल गवर्नमेंट का है ना स्टील मिल, लेकिन वहाँ असल इशू प्रोविंस नहीं होगा, असल इशू वहाँ की लेबर होगी, क्योंकि इन जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अगर ये केस जाता है, नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा? ठीक, मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा। इसमें दो चीजें बनती हैं प्राइवेटाइजेशन के अंदर। एक तो ये है कि जुडिशरी, क्योंकि आपको याद है कि जो स्टील मिल का था वो सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया था, तो लिहाजा बाकी जगह भी जाएंगे, कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल देगा जुडिशरी के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 है लेबर हमेशा स्ट्राइक पे चली जाती है। वापडा की जब भी बात हुई है, लेबर स्ट्राइक पे जाती है और गवर्नमेंट कंप्रोमाइज कर लेती है। जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा वसीम अख्तर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। वसीम अख्तर साहब, सिंध में भी आपने एक पोजीशन ले ली अपोजिशन की, और विफाक में भी यही कहा जा रहा है, कौमी असम्बली में भी, कि आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, गोया आप अपोजिशन का पार्ट है, खुद को अपोजिशन में गिन रहे हैं। तो क्या आपका ये रवैया कराची और सिंध में बिलखुसूस अमन व अमान के लिए किस हद तक मददगार साबित हो सकता है? देखिए, हमने जो सिंध की गवर्नमेंट है उसको क्लियरली मैसेज दिया है कि हम एक ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है हम भी कंसर्न हैं। हमारा वोट बैंक है इस इलाके में, कराची के हालात मजीद खराब हो रहे हैं। आप अगर देखो कि रोज किलिंग हो रही है, हमारे पार्टी के लोगों को मारा जा रहा है। तकरीबन 2 दिन में 6 आदमी हमारे पार्टी के शहीद कर दिए गए हैं। हमारा एहतजाज हाई कोर्ट के सामने भी हुआ है और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट को भी कहा है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी कहा है कि इस मैटर को देखें। ये हमें तो कोई साजिश नजर आती है कि आने वाली हुकूमत के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। ये लाशें मजीद और उठानी होंगी हमें। तो हमने क्लियरली एक मैसेज दिया है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को सिंध की कि हम उनके हर सही इकदाम का साथ देंगे, और अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू की अगर तो जाहिर है हम उस पर एहतजाज का हक रखते हैं। इम्तियाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद है और वो पूछ रहे हैं कि क्या एमकेएम का ये फैसला परमानेंट बेसिस पे है अपोजिशन में रहने का? अपोजिशन का ही किरदार अदा करेगी एमकेएम। ठीक है जी,
वसीम अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अयाज अमीर साहब, कराची का जब मामला आएगा, कराची में अगर हम देख चुके हैं कि गुज़िश्ता 5 साल में तो पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से ज्वाइंटली भी मामला नहीं संभल सके, क्या अगर अब भी संभल सकेंगे पीपल्स पार्टी से वन, और अगर नहीं संभलते तो फिर वफाक अपना फुट डाउन करेगा, तो फिर क्या होगा? नहीं, वफाक का जो है वहाँ पे मनूवर करने का या इंटरफेयर करने का या इन्फ्लुएंस दिखाने का जो जगह है बहुत कम है। वहाँ की भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 कुव्वतों पे जाती है, MQM, पीपल्स पार्टी और PTI। ख़ास करके कराची के हालात अगर दुरुस्त होने हैं तो किसी ना किसी तरीके से MQM की सोच में तब्दीली आनी चाहिए। उनकी पुरानी सियासत जो है, जो अब तक 30 साल से करते आए हैं, वो उस लिहाज से अब चल नहीं सकती। एक ये नई कुव्वत आई है PTI, और जो चैलेंज पीपल्स पार्टी के सामने है कि अगर एज अ पार्टी जो रेस है, कसर उसकी गई है, उसने सर्वाइव करना है, तो उन्हें कुछ ना कुछ कारकर्दगी सिंध में दिखानी पड़ेगी। जहाँ पे हम कहते हैं कि ये आजमाए हुए घोड़े और शाहसवार हैं सेंटर में, तो जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं वो तो सबसे ज़्यादा आजमाए हुए हैं। पता नहीं उन्होंने पहले कौन से कारनामे किए हैं जो इनसे कोई तवक्को करे कि अब कोई कारनामे करेंगे। ये इन 3 पार्टीज़ की है। इसमें हेल्पफुल रोल जो है वो नून लीग अदा कर सकती है। उसके पानी जो बड़ा ख़राब है सिंध का, उसमें फ़िश करने की नून लीग को ज़रूरत नहीं है, ना उसे गुंजाइश होगी, क्योंकि उसकी प्लेट वैसे ही मसाइल से भरी हुई है। पर यहाँ कराची और सिंध के जो हालात हैं, ये इन 3 पार्टीज़ पे मुनस्सर है कि कितना तदब्बर, कितना स्टेट्समैनशिप, कितनी मैच्योरिटी वो दिखा सकते हैं। हसन अस्करी साहब, फर्स्ट 100 डेज गवर्नमेंट का हनीमून कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है वादे तो वो करेंगे। हम जिस चीज़ के इंतज़ार में हैं वो ये है कि कोई ऐसा प्रैक्टिकल काबिल अमल प्लान ऑफ एक्शन दें जिसमें बिजली है, इकॉनमी को बेहतर करना है, लॉ एंड ऑर्डर को लाना है। उसके लिए अगर तो स्टेप बाय स्टेप कोई फार्मूलाज हमें दे देते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये अच्छा हो गया है। लेकिन अगर उसी तरह की तकरीरें हुई कि हम ये करेंगे, बेहतर हो जाएगा, और सबसे बड़ा ये है कि बिजली में जो उन्हें पेमेंट करनी है उसके लिए रिसोर्सेज आप कहाँ से लाएंगे? इम्तियाज आलम साहब, आप कैसे देख रहे हैं फर्स्ट 100 डेज? मेरा ख्याल है कि माली पोजीशन तो कमज़ोर है, कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। अलबत्ता जो मियाँ साहब बहुत तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी अब इतलात भी आ रही हैं काफ़ी, कि वो जो लोड शेडिंग के हवाले से जो उन्होंने मनसूबा बनाया है, मुझे अमली नज़र आता है। ठीक, लेकिन लोड शेडिंग में कुछ कमी तो होगी, लेकिन आइंदा 5 साल में लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होगी। ठीक, तवक्कुआत अवाम की ज़्यादा हैं जी। उनकी जो मुश्किल तरीन मसला होगा वो होगा दहशतगर्दी, और इसमें मुझे डर है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत में आगे चलकर और उनके दरमियान कहीं बहुत बड़ा तसादुम ना हो जाए। इम्तियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन अस्करी साहब, अयाज अमीर साहब, आपने हमें कराची से ज्वाइन किया। अब देखना यह है कि आइंदा चंद दिनों में हुकूमत, जो नई बनने वाली हुकूमत है, इस असम्बली से निकलने वाली हुकूमत, वो कौन सा रास्ता बताती है लोगों को कि बिजली का मसला किस तरह हल होगा, मीशत किस तरह रिवाइव होगी, और वॉर ऑन टेरर पे उसकी पॉलिसी क्या होगी। इन सवालात के जवाब एट द मोस्ट हमें मंडे से मिलना शुरू हो जाएंगे, और बहुत जल्द हमें अंदाज़ा भी है कि माजी क्या होता रहा है। बहुत जल्द हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये रास्ते जिनकी तरफ हुकूमत इशारा कर रही है काबिल अमल भी हैं, क्या इन पर हुकूमत चलेगी भी या नहीं। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दुनिया।